बच्चों, बेटा आज हम 8 क्लास की हिस्ट्री की बुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने 6th क्लास में 7th क्लास में 8 में यानी अब हम 8 की पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि बेटा जैसे हमने 6th में हिस्ट्री जो पढ़ी है बुक वो थी हमारी प्राचीन काल के बारे में, यानी सबसे जो पुराना समय था उसके बारे में कि लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे लोगों का रहना सहना था, कैसे खाना पीना था, कैसे पहनावा था। यानी फिर जो चेंजमेंट आया लोगों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, जिसे हम मध्यकालीन युग कहते हैं, उसमें पढ़ा हमने 7th क्लास में। तो बेटा अब हम 8 क्लास में यानी आधुनिक युग, मॉडर्न युग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे, कब और कहाँ। तो आपको मैं तीनों युगों का टाइम भी बता देती हूँ। जो 700 वर्ष से पहले का जो टाइम है बेटा वो हमारा प्राचीन समय माना जाता है, और 700 से 1750 के बीच का जो समय है वो हमारा मध्यकालीन युग माना जाता है। और जो 1750 का यानी जब ब्रिटिश काल था या अब तक का जो युग हमारा ये आधुनिक युग चल रहा है। तो जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने जो काल है, समय है, उसको 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो अब हम 8 क्लास की बुक में यानी आधुनिक युग के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक युग में यानी हम जिक्र करेंगे जब ब्रिटिश शासन हमारे देश पर था, तो उस बारे में यानी हम 8वीं की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसमें वर्णन यानी उसका विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम पहले ये लेसन हमारा स्टार्ट होता है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपके इसमें बता देती हूँ कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पहले आम जनता को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जैसे राजा महाराजा वगैरह होते हैं, इन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो जैसे कि इतिहासकार होते हैं जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं, तो उनका भी एक तरह से फैशन था कि वो भी जो लोग फेमस होते थे उनके बारे में यानी उनका जो ब्यौरा होता था या उनके इतिहास के बारे में यादगार या लिखते थे या ऐसे ही तथ्यों की वो खोज करते थे। जैसे कि इतिहासकार भी इस बात को समझते थे कि जैसे वो किसी राजा कब कोई राजा बना है, किस राजा ने कब ताज पहना, जैसे कि यहाँ हमारा उसमें भी है कि जैसे कि इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में बताता था। कि इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन से राजगद्दी पर बैठा। यानी इस तरह की जो घटनाएं होती थी उनकी निश्चित तिथि बताई जाती थी। लेकिन जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती थी, जैसे कब हमने चाय पीनी आरंभ की, हम ये क्या नाम है, जैसे हम सड़क से अगर रेल उसमें बैठे हैं तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई रेल का आविष्कार कब किया है, किसने किया है, क्यों किया है। यानी इस तरह की जो घटनाएं होती थी दैनिक जीवन में घटने वाली, तो इनका तो कोई ब्यौरा नहीं होता था। लेकिन जो इतिहासकार होते थे, जो यानी जो लोग होते थे फेमस राजा महाराजा, इनकी तिथियों के बारे में याद रखते थे यानी इनकी जानकारी रखते थे। तो हम इसका आंसर हमारा एक ही बनता है कि जो तारीखें हैं उनको क्यों हम याद रखते हैं। तो इसका आंसर यही होता है, कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर लोग चलने लगते हैं थे, और इसलिए जो ये तारीख थी उनको वो महत्वपूर्ण या इनको महत्वपूर्ण समझते थे। यानी कुछ घटनाओं को लोग महत्वपूर्ण समझते थे, तो जो घटनाएं उन लोगों को महत्वपूर्ण लगती थी तो उस दिन की वो तारीखें याद रख लेते थे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जैसे मैंने बताया है कि तो दैनिक जीवन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको तारीखों में याद नहीं रखा जाता था, और आम जनता का भी कोई ब्यौरा नहीं होता था। तो धीरे धीरे जैसे कि फिर आप ये सोचो कि धीरे धीरे भाई जैसे हमारा समय के साथ परिवर्तन होते चले गए, तो आम जनता का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता था। तो आम जनता ने अपना अलग से यानी जब अपना कि उनका कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा, कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं, यानी इस बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं था। तो उन्होंने अपना अलग से खाका तैयार किया। खाका जैसे कि मैंने बताया है छोटा सा अपना बैकग्राउंड की भाई, जैसे ये आपको आगे चलकर भी पता चलेगा कि जैसे कोई पर्यटक वगैरह है या कोई और इतिहासकार है या कोई घूमने के लिए आया हुआ है, तो जब वे वहाँ पर घूमने के लिए आते थे तो आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी देखते थे
कि भई आम जनता यहाँ कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। तो जैसे जैसे फिर आगे समय में परिवर्तन होता गया, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह छपाई की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जब वो जो पर्यटक वगैरह थे या घूमने के लिए आए हुए थे या इतिहासकार थे, फिर धीरे धीरे आम जनता का भी ब्यौरा यानी आम जनता के बारे में भी पता लगाने लगे या उसका भी जो है वर्णन करने लगे, लेकिन उनकी तारीख हमारे पास नहीं है। तो जब ये समय शुरू हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देती हूँ कि जो गवर्नर जनरल होते हैं, जो हमारी संस्कृति थी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, यानी इन्हीं के अंडर में थी जो गवर्नर जनरल होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण भी है कि जो हमारा प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, वो था हमारा वारेन हेंगिस्ट, और जो सबसे आखिरी प्रथम जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लास्ट में। तो प्रथम हमारा हो गया वारेन हेंगिस्ट और जो सबसे अंतिम में था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप जनता की यानी उसमें क्या ना, इसके बाद फिर आया हमारा जेम्स मिल, यानी ये टॉपिक मैंने बता दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नर जनरल को ही दिया जाता है। इसके बीच में जो जैसे नाम हमारे किंग हैं, यानी सबसे पहले तो आपसे बता दिया है मैंने क्या नाम था, वारेन हेंगिस्ट था, और अंतिम था जो वो था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके बीच में और भी जनरल गवर्नर आए, जैसे किंग था, लॉर्ड्स था, लिटन था, रिपन था, कर्जन था, हार्डिंग, इरवन, यानी इनके बारे में भी यानी ये भी बीच में आए, और जो हमारा इतिहास था इन्हीं के बीच घूमता रहा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हम अवधियों को कैसे तय करते हैं। अवधि का है कि इसमें हमारा जो है बीच में जो जेम्स मिल है, आपने ये याद रखना है, जेम्स मिल 1817 में जेम्स मिल था जो स्कॉटलैंड का शास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक था। तो इसने एक तो बुक्स लिखी है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने बुक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो ब्रिटिश भारत का इसने इतिहास लिखा बेटा, और हमारे जो इतिहास है हमारा उसको इसने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में इसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी जब हिंदुओं का राज था तो इसने हिंदू राज कह दिया, ब्रिटिश का राज था तो इसने ब्रिटिश, और मुस्लिम का राज आया तो मुस्लिम, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल ने यानी भारत के इतिहास को 3 खंडों में, कालखंडों में बांट दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जब जेम्स मिल ने इसका कारण क्या था, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में क्यों बांटा, क्योंकि जो भारत में धर्म के आधार पर जो बंटवारा नजर आ रहा है कि धर्म के आधार पर जो है बंटवारा है, धर्म के आधार पर यही बंटवारा हो गया। तो जेम्स मिल जब भारत में आया तो उसने देखा कि हमारे भारत में यानी जाति पाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत भेदभाव किया जा रहा था। तो उसने देखा और उसने यानी धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को बांट दिया। तो कुछ लोगों ने इसको ठीक भी माना, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इसको गलत भी ठहराया। तो हम जैसे कि इसने भेदभाव देखा, तो कुछ भारतीय यानी अंग्रेज़ों का मानना था कि इससे तो भारत में क्या नाम है, जो असमानता का व्यवहार हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, इससे भारत का विकास नहीं हो सकता। तो जो ये था जेम्स मिल, इसका मानना ये था कि भारत में यानी यूरोपीय सभ्यता अपनाई जाए, और यूरोपीय सभ्यता के जरिए ही यानी हम भारत को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और तभी यानी यहाँ से तभी भारत जो देश है हमारा विकास कर सकता है। ऐसा जेम्स मिल का मानना था, और उसका कहना था कि हमें पूरे भारत पर यानी अंग्रेज़ों का ही राज होना चाहिए, और तभी क्या नाम है यहाँ से जो ये जातिगत धार्मिक या अंधविश्वास का जो भारत है बोलबाला है, यानी ये इस तरह से यहाँ से ख़त्म हो जाए। और इसके बारे में बेटा मैं एक बात और बता दूं कि अंग्रेज़ों को ये बात क्यों अजीब लगती थी। भेदभाव तो अंग्रेज़ भी करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने जैसे भारत के ऊपर के साथ धोखा किया, व्यापारी बनकर आए और यहाँ के ही मालिक बनकर रह गए। ये था कि अंग्रेज़ों को ये बड़ी अजीब सी बात लगी थी कि अंग्रेज जो लोग थे वो दूसरे देशों के साथ तो करते थे भेदभाव, जैसे कि अफ्रीका को उन्होंने अपना उपनिवेश वगैरह बना लिया या उनकी वो कर लिया, जैसे भारत के साथ बनाया। लेकिन उन्होंने भारत में आकर देखा कि भारत के लोग ही भारत यानी आपस में ही धर्म और जाति के नाम पर जो हैं क्या नाम है एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं।
तो इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाई थी, फूट करो और राज करो, क्योंकि जो भारत में है समानता, भेदभाव, अंधविश्वास, इस तरह से भारत जो था जकड़ा हुआ था। तो बेटा आज तो मैं ये यहाँ तक ही करवाती हूँ, कल आपसे यहीं से फिर शुरू करवाऊँगी लेसन जहाँ से हमने यानी जो टॉपिक हमने छोड़ा है। थैंक यू बेटा।